संस्कृति और समाजीकरण की बात करते हैं। संस्कृति और समाजीकरण। समाज की तरह संस्कृति शब्द की भी बार बार और कभी कभार अस्पष्ट ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। रोजमर्रा की बातों में संस्कृति कला तक सीमित है, कुछ वर्गों और यहाँ तक कि देशों की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है। समाजशास्त्री और मानव विज्ञान उन सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करते हैं जिसमें संस्कृति विद्यमान है। ये संस्कृति को अलग से लेकर उनके विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपको अनजानी जगह या प्रदेश का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से समाज में व्यवहार करने के लिए आपको संस्कृति की आवश्यकता होती है। संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। किसी भी समूह की आपसी सामान्य समझ उसे अन्य से अलग करती है और इसे एक पहचान प्रदान करती है। लेकिन संस्कृति कभी भी परिष्कृत उत्पाद यहाँ पर होती है। ये सदा परिवर्तनशील और विकसित होती है, जिसके तत्व लगातार जुड़ते घटते और विस्तारित, संकुचित और पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप संस्कृतियां प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती हैं। व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करने और विभिन्न चिन्हों और संकेतों से वही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। तो यहाँ पर जो अर्थ का सृजन है सामाजिक सद्गुण है। अर्थ का सृजन सामाजिक सद्गुण है जिसे हम परिवारों, समूह और समुदायों में अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर सीखते हैं। हम परिवार के सदस्यों, मित्रों, साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेशों में अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न साधनों और तकनीकों के साथ अभौतिक चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें से अधिकांश ज्ञान की जानकारी हमें व्यवस्थित ढंग से मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई अंतःक्रिया पर ध्यान दें। ध्यान दें कि कैसे शब्द और चेहरे के हाव भाव बातचीत से अर्थ संप्रेषित करते हैं। इसे सीखने की प्रक्रिया में हमें समाज में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता मिलती है। आप पहले की परिस्थिति और भूमिकाओं के बारे में जान चुके हैं। परिवार में हम प्रारंभिक समाजीकरण को सीखते हैं, जबकि स्कूल एवं अन्य संस्थाओं में द्वितीयक समाजीकरण होता है। इस बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करते हैं। विविध परिवेश, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में। मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेश जैसे पहाड़ों, मैदानों, जंगलों, स्वच्छ स्थलों, रेगिस्तानों और नदी घाटियों, द्वीपों एवं मुख्य भूमि में रहते हैं। वह विभिन्न सामाजिक स्थानों जैसे कि गांवों, कस्बों, शहरों में रहते हैं। विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक और सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्तियां विभिन्न नीतियां अपनाते हैं। इनमें जीवन जीने के विभिन्न तरीकों और संस्कृतियों का विकास होता है। तो यात्री ने ऑटो चालक से पूछा कि इंदिरा नगर, यहाँ यह क्रिया, इसमें प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है कि आंखों के संकेत में निहित है। 12 धीरा, यहाँ आप सोच चलेंगे कि यदि प्रश्न का उत्तर हाँ है हुआ तो चालक अपनी सिर पिछली सीट की ओर हिला देगा, और यदि उत्तर ना हुआ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह चला जाएगा और मुंह बनाएगा जैसे कि उसने कोई गलत शब्द सुन लिया है, और मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा जैसा कि वे खेद व्यक्त कर रहे हैं कि उस क्षण की स्थिति के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये क्या है, प्राकृतिक परिवेश की संस्कृति को कैसे प्रभावित करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं। और भारत में तमिलनाडु और केरल के समुद्री किनारों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों को प्रभावित करने वाले 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के विध्वंस के दौरान अपनाई गई सुरक्षा की तकनीकों में विषमताएं इसका प्रमाण थी। मुख्य भूमि और द्वीपों के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। इन द्वीपों के मछुआरे और सेवा कार्मिक सचेत नहीं थे और इन्होंने अत्यधिक विध्वंस को सहन किया। इनमें से अनेक लोगों ने जाने गंवाई। दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजाति ने जैसे कि ओगे, जरगा, ग्रेन, अंडमानी और सोपेन, जिनकी आधुनिक विज्ञान और तकनीकी तक पहुंच नहीं है, अपनी अनुभविक जानकारी के आधार पर आपदा का पूर्वानुमान लगा लिया और ऊंचाई पाने वाले स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर लिया। इससे पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति में बेहतर नहीं हो जाती है। अतः संस्कृतियों की श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है, परंतु प्रकृति के द्वारा आरोपित दबावों का सामना करने से या करने की इनकी प्राकृतिक या अपर्याप्त योग्यता, पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता के आधार पर इन्हें जांचा जरूर जा सकता है। संस्कृति की परिभाषा।
सामान्यतः संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला से परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। यह परिष्कृत रुचि लोगों को असांस्कृतिक आम व्यक्तियों से अलग करने के लिए रखी गई है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्वयं चाय के स्थान पर कॉफी की प्राथमिकता देते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्री संस्कृति को व्यक्तियों से विभेद करने वाला साधन नहीं मानते, परंतु जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर संस्कृति की एक पूर्व मानवीकृत परिभाषा देते हैं। संस्कृति और सभ्यता अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने की फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। फिर हम बात करें कि मानव विज्ञान के प्रकारात्मक स्कूल के संस्थापक पोलैंड के ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की ने 2 पीढ़ियों के बाद लिखा कि संस्कृति में उत्तराधिकार से प्राप्त कलाकृतियां, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें और मूल्य शामिल हैं। किलफोर्ड ग्रिट्स ने सुझाव दिया कि हम मानवीय क्रियाओं की पुस्तकों में दिए गए शब्दों को तरह देखते हैं, उन्हें संदेशों का संप्रेषण करते हुए देखते हैं। मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं के बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। मैं संस्कृति को यही जाल मानता हूँ। हमारी खोज किसी आकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है, परंतु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाषा के लिए है जिसका अर्थ निकलता है। इसी तरह यहाँ पर लेस्ली वाइट ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को अर्थ देने वाले साधनों के रूप में तुलनात्मक महत्व दिया है। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों को पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया है। क्या आपको मेलिनोवस्की की परिभाषा में कोई ऐसी चीज देती है जो टायलर की परिभाषा में नहीं है? कला के अतिरिक्त टायलर के द्वारा सूचीबद्ध की गई सभी वस्तुएं अभौतिक हैं, जिनका कारण यही नहीं है कि टायलर ने स्वयं कभी भी भौतिक संस्कृति पर ध्यान दिया हो। वास्तव में वह संग्रहालय के अध्यक्ष थे और मानव विज्ञान पर उनके अधिकांश लेख विश्व के विभिन्न समाजों की कलाकृतियों और औजारों की जांच पड़ताल पर आधारित हैं, जहां की उन्होंने कभी भी कोई यात्रा नहीं की थी। अब हम संस्कृति के बारे में उनकी परिभाषा को इनके अति सूक्ष्म और अमूर्त आयामों पर आधारित एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं, ताकि उनके अध्ययन में शामिल समाजों के बारे में व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। मेलिनोवस्की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम प्रांत महासागर के एक द्वीप के रूप में फंस गए थे। तब उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं वहां लंबी अवधि तक रहना कितना महत्वपूर्ण है। इससे आगे चलकर के क्षेत्रीय कार्यों की परंपरा की स्थापना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मानव विज्ञानी अध्ययनों में संस्कृतियों की बहुल परिभाषाओं ने अल्फ्रेड कोवर और क्लाइड क्लूखोन को 1952 में एक व्यापक सर्वेक्षण कल्चर ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिशिएंस की प्रकाशन में मदद की और सर्वेक्षण में दी गई विभिन्न परिभाषाओं के कुछ प्रतिदर्श ऊपर दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे संस्कृति में सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका है, लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है, व्यवहार का सारांश है, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीजों का एक भंडार है, सामाजिक धरोहर जो कि व्यक्ति अपने समय से प्राप्त करता है, बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानकीकृत दिशाओं का एक समुच्चय, व्यवहार के मानकीकृत नियमितीकरण हेतु एक साधन है। तो इन परिभाषाओं की तुलना यह देखने के लिए करें कि इनमें कौन सी परिभाषा का समुच्चय आपको सबसे ज्यादा संतोषजनक लगता है। आप शायद सबसे पहले बार बार प्रयुक्त शब्द तरीका, सीखना और व्यवहार को पाएंगे। हालांकि यदि आप यह ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे किया है तो अर्थों के बदलाव को पाएंगे। पहले परिभाषा मानसिक तरीकों की बात करती है, जबकि दूसरी जीवन के संपूर्ण तरीके की बात करती है। परिभाषा की संस्कृति के पक्ष पर बल दिया है जो समूहों और पीढ़ियों में आपस में बटी जाती है, हस्तांतरित होती है। अंतिम 2 परिभाषाओं में पहली बार संस्कृति को व्यवहार और निर्देशित करने के साधन के रूप में दर्शाया गया है। तो संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हैं। अपने मित्रों, परिवार और संस्कृति का अर्थ पूछिए। संस्कृतियों के बीच अंतर के लिए उनके मापदंड क्या हैं? अब संस्कृति के आयाम देखते हैं हम। संस्कृति के 3 आयाम प्रचलित हैं। संज्ञानात्मक, यानी इसका संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया सीखने से है। अपने मोबाइल फोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून की पहचान करना। दूसरा है मानवीय, इसका संबंध आचरण के नियमों से है। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना
निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन। और भौतिकी, जिसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संबंध कोई क्रियाकलाप शामिल है। भौतिक क्रियाकलाप पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट, चैटिंग, जमीन पर कोलाम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग शामिल है। आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक संस्कृति, विशेष रूप से कला के बारे में हमारी समझ संज्ञानात्मक और मानवीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त की गई किए बिना अधूरी है। यह सही है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकासशील समझ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से बनेगी, परंतु हम पाएंगे कि एक समुदाय में जहां कुछ लोगों को साक्षरता की संज्ञानात्मक निपुणता प्राप्त है, वहां वास्तव में निजी पत्र अन्य व्यक्तियों के द्वारा पढ़ा जाना एक नियम सा बन गया है। परंतु इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों को उपलब्ध कराता है। संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की पहचान, इसी संस्कृति के भौतिक पक्ष जो कि वास्तविक और दिखाई देने वाले या सुनाई देने वाले हैं, इसके मानवीय पक्ष यानी मानकीय पक्ष जो कि सुस्पष्ट किए गए हैं, इनकी पहचान करने की तुलना में कठिन है। संज्ञान का संबंध समझ से है। इसमें उसने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना को हम कैसे उपयोग करते हैं। साक्षर समाजों में विचारों, किताबों और दस्तावेजों में दिए जाते हैं, जो पुस्तकालयों, संस्थाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती है। परंतु निरक्षर समाजों में दंत कथाएं और जनश्रुतियां याददाश्त में रहती हैं और मौखिक रूप से हस्तांतरित की जाती हैं। यहाँ मौखिक परंपरा के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें अनुष्ठानों और उत्सवों के अवसर पर यह सब सुनने और याद करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए विचार करें कि लेखन कैसे कला के उत्पादन और उपयोग को प्रभावित कर सकता है। वाल्टर ओग ने अपनी प्रभावी पुस्तक ओरिडिटी एंड लिटरेसी में 1971 में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया कि जो यह बताता है कि लगभग 3000 विद्यमान भाषाओं में केवल 78 के साहित्य उपलब्ध हैं। ओग सुझाव देते हैं कि अलिखित सामग्री की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, जिन्हें याद रखने हेतु आसान बनाने के लिए इनमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। किसी भी अनजानी संस्कृति के लिखित विवरण के पाठकों की तुलना में मौखिक क्रिया को श्रोता आसानी से ग्रहण करता है और समझता है। मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो यह विस्तारित हो जाती है। ऐतिहासिक तौर पर हमारे जैसे समाजों में साक्षरता केवल अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को ही उपलब्ध है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्राय इस बात की खोज से तारुका रहता है कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, उनके जीवन के लिए साक्षरता को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। इसमें अप्रत्याशित उत्तर भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि एक सब्जी विक्रेता पूछता है कि उसको वर्ण अक्षर मानने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह दिमाग से गणना कर सकता है कि उसके ग्राहक से उसे क्या देना है। समकालीन विश्व हमें अत्यधिक रूप से लिखित, श्रव्य और दृश्य रिकॉर्डों पर विश्वास करने की छूट देता है। तथापि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को अभी भी उनके प्राप्त ज्ञान को याद रखने के लिए कहा जाता है, इसे लिखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। हम अभी भी इलेक्ट्रॉनिकी साधनों, बहुविध माध्यमों, मोबाइल और इंटरनेट के प्रभावों को पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि एक नई प्रणाली हमारी एकाग्रता की अवधि, संज्ञानात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती है? संस्कृतियों के मानकीय पक्ष की बात करें। मानकीय पक्ष में लोक रीतियां, लोकोचार, प्रथाएं, परिपाटियां और कानून शामिल हैं। यह मूल्य या नियम भी हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम प्राप्त सामाजिक मानकों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम वैसा करने के आदी होते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियां होती हैं जो कि अनुरूपता की बढ़ावा देती हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में हम देखें। मानदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून स्पष्ट नियम है। फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू ने हमें यह याद दिलाया कि जब हम किसी अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उसे दी गई किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है, तो उसी तत्परता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए, अन्यथा ऐसी दिखाई देगा कि वह मित्रवत व्यवहार के स्थान पर अपना ऋण अदा कर रहा है। कानून सरकार के द्वारा नियम और सिद्धांत के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति है, जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए। कानून स्पष्ट होते हैं, पूरे समाज पर लागू होते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। यदि आपके घर में बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं है, तो यह एक मानक है। यह केवल आपके परिवार के लिए है और सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता। हालांकि यदि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाए, तो आपको सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति निजी संपत्ति के कानून का उल्लंघन किया है और इसके लिए आपको जांच के बाद सजा के रूप में जेल भेजा जा सकता है। कानून जो राज्य की सतह से बनते हैं, वे स्वीकार्य व्यवहार की सबसे अधिक औपचारिक परिभाषा है। यहाँ विभिन्न स्कूल, विद्यालयों के ये विभिन्न मानक बनाते हैं। वही कानून उन सभी पर लागू होते हैं जो राज्यों की सतह को स्वीकार करते हैं। कानून के विपरीत मानक परिस्थितियां अनुसार बदल सकते हैं। समाज के प्रभुत्वशाली हिस्से प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं। अक्सर ये मानक भेदभावपूर्ण होते हैं।
उदाहरण के लिए ऐसे मानक जो दलितों को समान कुएं या यहाँ तक कि पानी के समान स्रोत से पानी पीने की और औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष की बात करें, भौतिक पक्ष औरत औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों और यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में चालित फोन, बाधक यंत्रों, कारों और बसों और एटीएम यानी कि स्वतः गणक मशीन, रेफ्रिजरेटर और संगणकों का दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग तकनीक पर निर्भरता को दर्शाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए, जमीन के नीचे पानी ऊपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंपों का प्रयोग तकनीकी उपकरणों को अपनाए जाने को दर्शाता है। सारांश में संस्कृति के दो सैद्धांतिक आयाम है, भौतिक और अभौतिक। यहाँ संज्ञात्मक एवं मानकीय पक्ष अभौतिक है, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति के एकीकृत कार्य हेतु भौतिक और अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। परंतु जब भौतिक और तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो कुछ मूल्यों और मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं और इसमें संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अभौतिक आयाम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बैठाने में असक्षम हो। संस्कृति और पहचान की बात करें, पहचान विरासत में नहीं मिलती है, अपितु यह व्यक्ति और समाज को उनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। व्यक्ति को उनके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका की पहचान प्रदान करती है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुविध भूमिकाएं अदा करता है। उदाहरण के लिए परिवार में व्यक्ति, माता पिता और एक बच्चा हो सकता है, परंतु प्रत्येक विशेष भूमिका के लिए निश्चित उत्तरदायित्व और शक्तियां होती हैं। भूमिकाओं को प्रभावी बनाना पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें पहचान और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा प्राय भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मान्यता देकर किया जाता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के पास अपने अभिभावक एवं अन्य विद्यार्थियों और कक्षा में प्रदर्शनियों का उल्लेख करने का अपना तरीका होता है। इस भाषा के सृजन के द्वारा इसमें कुछ कूट अर्थ भी होते हैं, वे अर्थों और महत्व को अपना संसार बनाते हैं। स्त्रियां भी अपनी भाषा बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा वे अपना निजी समय प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों के नियंत्रण से बाहर होता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब में स्नान करते समय और नगरीय क्षेत्रों में छतों पर कपड़े सुखाते समय एकत्रित होकर के। किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियां हो सकती हैं, जैसे कि सम्राट और कामगार वर्ग की युवा उप संस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि और संयोग से होती है। किसी भी विशेष उप संस्कृति की पहचान उनकी भाषा, कपड़ों, संगीत के विशेष प्रकार के प्रति प्राथमिकता और उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं के प्रकार से की जा सकती है। उप संस्कृति समूह एक समृद्ध इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो समूह के सदस्यों को पहचान देता है। ऐसे समूह में नेता और अनुयायी हो सकते हैं, परंतु समूह के सदस्य समूह के उद्देश्य से वचनबद्ध होते हैं और इकट्ठे होकर के इन सदस्यों को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आस पड़ोस के युवा सदस्य क्लब बना सकते हैं ताकि अपने आप को खेलों व अन्य संरचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जा सकता है। ऐसे कार्यों में सदस्यों की समाज में सकारात्मक छवि बनती है। इससे सदस्यों को अपनी छवि सकारात्मक बनाने में ही सहायता नहीं मिलती, अपितु इससे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा भी मिलती है। समूह के रूप में उनकी पहचान में रूपांतरण होता है। समूह अपने को अन्य समूह से अलग करने में सक्षम है और इस तरह आस पड़ोस के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त अपनी पहचान बनाता है। नृजातीय केंद्रवाद की बात करें, जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं ताकि निर्जातीय केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निर्जातीय केंद्रवाद से अपने सांसारिक मूल्यों एवं अन्य सांस्कृतिक के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों का मापदंड और मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं और मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। समाजशास्त्र किस प्रकार से अनुभाविक शास्त्र है, न कि एक मानकीय है। निर्जातीय केंद्रवाद की तुलनाओं में निहित सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना उपनिवेशवाद की स्थितियों से स्पष्ट होती है। थॉमस बॉबी गटोन मैकाले के भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा के प्रसिद्ध विवरण में नृजातीयता का उदाहरण दिया गया है, जब वे कहते हैं कि हमें एक समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे और हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच द्विभाषिक कार्य करे। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून और रंग में भारतीय हो परंतु रुचि में, विचार और नैतिकता और प्रतिभा में अंग्रेज हो। नृजातीय केंद्र और विश्व नागरिकतावाद के विपरीत, जो कि एक अन्य संस्कृतियों को उनके अंदर के कारण महत्व देती है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण में व्यक्ति उन व्यक्तियों के मूल्यों और आस्थाओं का मूल्यांकन
अपने मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार नहीं करता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को मानता है, इन्हें अपने अंदर समायोजित करता है, एक दूसरे की संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक विनिमय और लेन-देन को बढ़ावा देता है। विदेशी शब्दों को लगातार अपनी शब्दावली में शामिल करने अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का मुख्य साधन बनकर उभरी है। उन्हें हिंदी फिल्मों के संगीत की लोकप्रियता को पाश्चात्य पॉप संगीत और साथ ही भारतीय लोक संगीत की विभिन्न परंपराओं और भंगड़ा और गजल जैसे अंतरशास्त्रीय संगीत से ली गई देन का परिणाम मान सकते हैं। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशासक होता है और बाहर से पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता है, परंतु ऐसे सभी प्रभावों को सदैव इस प्रकार शामिल किया जाता है कि ये देशीय संस्कृति के तत्वों के साथ मिल सकें। और विदेशी शब्दों को शामिल करने के बावजूद अंग्रेजी अलग भाषा नहीं बन पाई है और न ही हिंदी फिल्मों के संगीत ने अन्य जगहों से उदाहरण लेने के बावजूद अपना स्वरूप खोया है। विविध शैलियां, रूपों, श्रव्यों, कलाकृतियों को शामिल करने से विश्वव्यापी संस्कृति की पहचान प्राप्त होती है। आज सार्वभौमिक विश्व में जहां संचार के आधुनिक साधनों ने संस्कृतियों के बीच अंतर कर रहे हैं, एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति की विभिन्न प्रभावों को द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इंग्लिश शीघ्र ही विश्व विजेता बनेगी। प्रचलित कुछ इंग्लिश शब्दों में एयरडेस यानी ट्रेवल फॉर एयर, चंडीस यानी अंडरपैंट्स चड्डीज, चाय यानी इंडियन टी, करोड़ यानी 10 मिलियन, डकैत यानी थीफ, देसी यानी लोकल, डिक्की यानी बूट, गोरा यानी वाइट पर्सन, जंगली यानी अनकाउथ, लाख यानी 1 लाख, लपट यानी ढंग, ऑप्टिकल यानी स्पेक्टल्स, प्रीपोन यानी ब्रिंग फॉरवर्ड, स्टेपनी यानी स्पेयर टावन, वुड बी यानी फ्लाइंस और शामिल। एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश में ऐसे अनेक शब्द और वाक्यांश शामिल हैं जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका वासी शायद आसानी से नहीं समझ सके। इसमें कुछ अप्रचलित शब्द जैसे कि पक्का है, जो राज्य के स्मृति चिन्ह है। अन्य नवनिर्मित शब्द हैं जैसे कि टाइम पास, जिसका अर्थ होता है समय व्यतीत करने के लिए कोई भी कार्य करना। भारत में व्यवसाय करने को आकर्षित करने की सफलता में हाल ही में एक नई क्रिया को जन्म दिया है। वे व्यक्ति जो किसी कंपनी के कर्मचारी न होकर भी भारत से उनके कार्य करते हैं, उन्हें बेंगलोरड कहा जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें। सांस्कृतिक परिवर्तन वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है और परिवर्तन के लिए प्रेरणा आंतरिक और बाहरी हो सकती है। उदाहरण के लिए आंतरिक कारणों में कृषि और खेती करने की नई पद्धतियां कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे खाद्य उद्योग की प्रवृत्ति और कृषक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी तरफ बाहरी हस्तक्षेप जीत और औपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं, जिसमें एक समाज के सांस्कृतिक आचरण और व्यवहार में गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन अन्य संस्कृतियों से संपर्क और अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण या पारिस्थितिकी में परिवर्तन से लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जब जंगलों में रहने वाले समुदायों को जंगलों तक जाने और उनकी उपज से कानूनी प्रतिबंधों के कारण जंगलों के समाप्त होने के कारण रोका जाएगा, तो उनके निवासियों और उनकी जीवन शैली पर अनेक विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में रहने वाले जनजातीय समुदायों पर जंगली संसाधनों में कमी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। विकासात्मक परिवर्तनों के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। जब किसी संस्कृति में तीव्रता से बदलाव आता है और इसके मूल्यों और अर्थकारी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तभी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज और परिस्थितिकीय रूपांतरण के कारण हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी समाजों में श्रेणी क्रमता की स्टेट व्यवस्था को स्पष्ट किया है, राजतंत्र को समाप्त किया है और अपने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के मूल्यों को जागृत किया है। जब कोई अलग समझ प्रचलित होती है तो संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। हाल ही के वर्षों में प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिकी और मुद्रण दोनों में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि प्रचार तंत्र ने विकासात्मक या क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? अब हम संस्कृति के विभिन्न आयामों से परिचित हैं। व्यक्ति और समाज के बीच की परस्परिक क्रिया जिसमें हमने शुरुआत की है, हम एक समाजीकरण की संकल्पना को देखते हैं। समाजीकरण क्या होता है? मेरा विश्वास है कि हमारे चारों तरफ की सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण जीवन में शामिल है। पौधे, पशु, अतिथि, पर्व, उत्सव, लड़ाइयाँ, मित्रता, साहचर्य, भेदभाव, घृणा, ये सभी इनसे ज्यादा वस्तुएं एक ही स्थान से मेरे घर में उपलब्ध थी। तथापि तब कभी कभी जीवन जटिल दिखाई देता था। मैं अब समझती हूँ कि यह कितना उत्कृष्ट था। मैं मेरे बचपन की आभारी हूँ। शायद मैंने कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा हो
मैं महसूस करती हूँ कि मैं सबकी संपूर्णता को समझ सकती हूँ। जन्म के समय बच्चा, जिसे हम समाज कहते हैं, वह सामाजिक व्यवहार उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता, अपितु अच्छे और बुरे, लड़के और लड़की से क्या तात्पर्य है यह भी सीखता है। वह जानता है कि किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी और किस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं मिलेगी। सामाजिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अनुसार ऐसा है शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है और एक आत्म जागरूक बनता है, जो उस संस्कृति के तरीकों के बारे में भली भांति जानता है जिसमें वह जन्म लेता है। वास्तव में सामाजिकरण के बिना एक व्यक्ति की मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। आप में से अधिकतर ने मिदनापुर के भेड़िए के बच्चे की कहानी सुनी होगी। सन 1920 में बंगाल में भेड़िए की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गई थी और वे पशुओं की तरह चारों पैरों से पर चलती थी, कच्चा मांस खाना पसंद करती थी, भेड़ियों की तरह चिल्लाती थी, कोई भी भाषा नहीं जानती थी। ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारियां विश्व के अनेक भागों में प्राप्त हुई हैं। हम अब तक समाजीकरण और नवजात शिशु के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु बच्चों का जन्म उनके जीवन को ही बदल देता है, जो उनके पालन पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। वे नए नए अनुभवों को सीखते हैं। दादा दादी माता पिता बनने पर नए नए क्रियाकलापों अनुभवों से गुजरना होता है। बुजुर्ग व्यक्ति दादा दादी बनकर भी माता पिता ही रहते हैं। वास्तव में संबंधों को आगे बढ़ाने वाले संबंधों का यह समुच्चय विभिन्न पीढ़ियों में आपसी जोड़ता है। इसी तरह युवा बच्चों का जीवन सहोदर भाई और बहन के जन्म से बदल जाता है। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है, जिसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। द्वितीयक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि समाजीकरण का प्रत्येक व्यक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है, परंतु यह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह से नहीं है जिसमें शिशु अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रभाव को बिना किसी विरोध के ग्रहण करता है। नवजात शिशु भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। जब भूख लगेगी तो वह चिल्लाएगा और तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक कि उसकी देखभाल करने वाला कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। आपने देखा होगा कि शिशु के जन्म से परिवार की सामान्य दैनिक क्रियाएं किस प्रकार पूर्ण रूप से पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं। आपने पहले की परिस्थिति की भूमिका, सामाजिक नियंत्रण समूह और सामाजिक स्थिरीकरण की संकल्पनाओं से अवगत कराया जा चुका है। आप यह भी जान चुके हैं कि संस्कृति, मानक और मूल्य क्या है। इन सभी संकल्पनाओं से यह जानने में सहायता मिलती है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। प्रथम दृष्टि में एक बच्चा परिवार का सदस्य होता है, परंतु वह एक बड़े नातेदार समूह यानी बिरादरी, खानदान, गोत्र आदि का भी सदस्य होता है, जिसमें भाई बहन, माता पिता के अन्य संबंधी होते हैं। और जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह मूल और विस्तृत परिवार हो सकता है और एक बड़े समाज जैसे कि एक जनजाति और उपजाति, गोत्र या एक बिरादरी, एक धर्म या भाषाई समूह का सदस्य भी हो सकता है। इन समूह और संस्थाओं का सदस्य प्रत्येक सदस्य पर कुछ विशेष व्यवहारिक मानक और मूल्य लागू करती है। इन समस्याओं के अनुसार कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती है, जैसे कि एक पुत्र की, एक पुत्री की, एक पौत्र की, एक विद्यार्थी की। ये बहुविध भूमिकाएं हैं जिन्हें साथ साथ निभाया जाता है। इन समूह के मानकों, मानववृत्तियों, मूल्यों और व्यवहारिक प्रतिमानों को सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रारंभ में शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता है या शहर में या किसी जनजाति से संबंधित है, और यदि जनजाति से संबंधित है तो किसी जनजाति से। इन सबके अनुसार एक समाज में विभिन्न जातियों, क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों और धार्मिक समूह से संबंधित विभिन्न परिवारों में मापदंड और मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उस क्षेत्र पर आधारित होती है जिससे वह संबंध रखता है। वह भाषा, भाषा के मौखिक रूप में, नजदीक और मानक लिखित के रूप में, वह परिवार और परिवार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। समाजीकरण के अभिकरण की बात करें। बच्चों का समाजीकरण उन अनेक अभिकरणों और संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जिनमें वह भाग लेता है, जैसे परिवार, स्थूल समकक्ष समूह, अड़ोस पड़ोस, व्यावसायिक समूह और सामाजिक वर्ग, जाति, क्षेत्र और धर्म आदि। क्रियाकलापों की बात करें, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर परिवार की। चूंकि परिवार व्यवस्थाएं विस्तृत रूप से भिन्न होती हैं, अतः किसी भी तरह से शिशुओं के अनुभव विभिन्न संस्कृतियों में एक मापदंड के अनुसार नहीं होते हैं। आज में से अनेक मूल परिवार में अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ रह रहे होंगे, जबकि अन्य दूसरे विस्तृत परिवार सदस्यों के साथ रह रहे होंगे। पहले मामले में माता पिता समाजीकरण के मुख्य अभिकरण हो सकते हैं, जबकि दूसरे मामले में दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन का ज्यादा महत्व होता है। एक समाज की समग्र संस्थाओं में परिवारों की स्थिति अलग अलग होती है। सबसे अधिक पारंपरिक समाजों में जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है वही उस व्यक्ति के पूरे जीवन की व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। यद्यपि जब इस प्रकार से जन्म पर सामाजिक स्थिति विरासत में प्राप्त नहीं होती है, तो परिवार का क्षेत्र, सामाजिक वर्ग जिसमें यह जन्म लेता है, समाजीकरण के प्रतिमानों पर
अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और बच्चे अपने अपने माता पिता, पड़ोस और समुदाय की व्यवहारिक विशेषताओं के तरीकों से प्राप्त करते हैं। वास्तव में कुछ बच्चे सामान्य अपने माता पिता के दृष्टिकोण को बिना किसी विवाद को अपना लेते हैं। यह समकालीन विश्व में विशेष रूप से सही है। यहाँ परिवर्तन इतना अधिक व्यापक है कि साथ ही समाजीकरण की अभिकरणों से में वर्तमान विविधता के फलस्वरूप बच्चों, किशोरों, माता पिता की पीढ़ियों के दृष्टिकोण में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां आपने पाया हो कि आपके द्वारा परिवार में खींची गई कोई चीज आपके समक्ष समूह और प्रचार माध्यम और स्कूल से अलग हो? समकक्ष समूह क्या होता है? समकक्ष समूह एक सामाजिकरण अभिकरण है। समकक्ष समूह समान आयु के बच्चों के मैत्री समूह होते हैं। कुछ संस्कृतियों में विशेषता, कुछ छोटे पारंपरिक समाजों में समकक्ष समूह औपचारिक रूप से एक ही आयु श्रेणी के होते हैं। औपचारिक आयु श्रेणी के बिना भी 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चे सामान्यतः अपनी आयु के मित्रों के साथ काफी समय व्यतीत करते हैं। समकक्ष शब्द का अर्थ है समान, और युवा बच्चों के बीच मित्रता का आधार भी काफी हद तक समानता ही होता है। एक प्रभावशाली और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा एक बच्चों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर सकता है। तथापि पारिवारिक स्थितियां में विरासत में मिली निर्भरता की तुलना में समकक्ष समूह की लेनदेन अधिक होती है। अपनी शक्तियों के कारण माता पिता अपने बच्चों पर आचरण संहिता लागू करने और विभिन्न मात्राओं में सफल होते हैं। इनके विपरीत समकक्ष समूह में एक बच्चा विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं की खोज करता है जिसके दायरे में व्यवहार के नियमों को जांचा जा सकता है, उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्राय समकक्ष संबंध व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। समान आयु के लोगों के अनौपचारिक समूह काम की जगह पर अन्य संदर्भों में व्यक्तियों की मनोवृत्तियों और व्यवहार को निर्धारित करने में प्राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय की बात करें। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है जहां पढ़ाए जाने वाले विषय की एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है। तथापि स्कूल भी एक हद तक समाजीकरण के अभिकरण होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कों से कभी कभार परंतु लड़कियों से हमेशा अपने कमरे साफ करने की आशा की जाती है। कुछ स्कूलों में इसके समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके तहत लड़कों और लड़कियों को ऐसे काम करने को कहा जाता है जिसके बारे में सामान्यतः उनसे आशा नहीं की जाती है। क्या आप ऐसे उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं जो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हो? जन माध्यम की बात करें। जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि दूरदर्शन का विस्तार हो रहा है। मुद्रण माध्यम का महत्व भी लगातार बना हुआ है। भारत में 19वीं शताब्दी में मुद्रण माध्यम के आरंभिक वर्षों में अनेक भाषाओं में आचरण पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुई, जिसमें यह बताया गया कि महिलाएं एक अच्छी गृहिणी और अच्छी पत्नी कैसे बन सकती हैं। जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे गांवों में पहुंच सकता है जहां न तो सड़क है, न अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं और न ही वहां साक्षरता केंद्र स्थापित हुए हैं। बच्चों और बड़ों पर दूरदर्शन के प्रभाव पर अत्यधिक अनुसंधान किए गए हैं। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के द्वारा टेलीविजन देखने पर व्यय किया गया समय एक साल में लगभग 100 स्कूली दिवसों के समान है, और इसमें बड़े भी पीछे नहीं हैं। ऐसे मात्रात्मक पक्षों के अतिरिक्त ऐसे अनुसंधान यहाँ पर कार्य में जो अन्य परिणाम उभर कर सामने आए हैं। हम सदैव निर्णायक नहीं होते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर हिंसा और बच्चों के बीच आक्रामक व्यवहार का संबंध अभी भी चर्चा का विषय है। यदि कोई व्यक्ति लोगों पर जन माध्यमों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकता, लेकिन प्रभाव की मात्रा जानकारी उनके क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों के अनुभव के बारे में पता लगा सकता है। भारतीय दूरदर्शन के धारावाहिकों और फिल्मों की काफी दर्शन नाइजीरिया, अफगानिस्तान और तिब्बत के प्रवासी हैं। महाभारत का अनुवाद करके ताशकंद में प्रसिद्ध किया गया, परंतु इसे बिना अनुवाद किए लंदन में उन बच्चों के द्वारा देखा गया जो केवल अंग्रेजी बोलते थे। अन्य सामाजिकरण अभिकरण की बात करें। नीचे दिए गए सामाजिकरण अभिकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य समूह और सामाजिक परिस्थितियों के यहाँ व्यक्ति अपने जीवन का काफी समय व्यतीत करते हैं। सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां सामाजिकरण प्रक्रिया चलती है। यद्यपि ऐसा औद्योगिक समाज में ही है जहां काफी संख्या में लोग काम करने जाते हैं, अर्थात हर रोज घर से काफी हद तक अलग स्थानों पर कार्य के लिए जाना। पारस्परिक समुदायों में अनेक लोग अपने रहने के स्थान को निकट की जमीन जोतते हैं, उसके कार्यशालाओं उनके निवास स्थानों में ही होती है। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व प्रसारित शक्तिमान धारावाहिका को देखकर बच्चे इमारत से कूदने की कोशिश करते थे, जिसके परिणाम घातक होते थे। नकल करके सीखने की पद्धति लोगों के द्वारा अपनाई जाती है और बच्चे इसके अपवाद नहीं है। समाजीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें
यह शायद सही है कि सामान्य परिस्थिति में समाजीकरण लोगों को कभी अनुरूपता तक नहीं ला सकता। संघर्ष के अनेक कारण बढ़ावा देते हैं समाजीकरण के अभिकरण और विद्यालय और घर घर और समकक्ष समूह के बीच संघर्ष हो सकते हैं। तथापि जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं, परिपक्व होते हैं, या हमारा व्यवहार पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है मानो हमारे किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छा को छीन लिया गया हो। ऐसा विचार मूलतः गलत है। तथ्य यह है कि जन्म से मृत्यु तक हम उन व्यक्तियों के साथ अंत्य क्रियाओं के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व, अपने मूल्यों, अपने व्यवहार को निखारने में संलग्न रहते हैं। अतः समाजीकरण भी हमारे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के मूल में है। समाजीकरण के दौरान हम में से प्रत्येक में स्वयं की पहचान की भावना, स्वतंत्र विचार और कार्यों के लिए क्षमता विकसित होती है। समाजीकरण का लिंगाकरण कैसे होता है? हम लड़के गालियों का प्रयोग अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं। एक स्थान की तरह जहाँ खड़े होकर आसपास देखते हैं, दौड़ने और खेलने के लिए, अपने मोटरसाइकिल पर विभिन्न कर्तव्य करने के लिए। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। जैसा कि हम हर समय देखते हैं, लड़कियों के लिए गालियां विद्यालयों से सीधे घर जाने के लिए है। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए जो गलियां हैं, विद्यालय से सीधे घर जाने के लिए है, गालियां नहीं है, गलियों के प्रयोग। जैसे लड़के हैं, गलियों का प्रयोग अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं। एक स्थान की तरह खड़े होकर आसपास देखते हैं, दौड़ने खेलने के लिए, अपनी मोटरसाइकिलों पर विभिन्न कर्तव्य दिखाने के लिए। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए गलियां विद्यालय से सीधे घर जाने के लिए है। गली के सीमित प्रयोग के लिए भी वे सदा झुंड में जाती हैं। शायद उनके पीछे उसमें मौजूद छेड़खानी का भय है। ये कुमार ने 1986 में बताया है। तो यहाँ पर आज शाम मंदिर जाने के लिए यह असामान्य रूप से उत्सुक थी। दोपहर के भोजन पर जब उसने मंदिर के सामने जाकर घंटी बजाने का अपना निर्णय सुनाया तो बड़ों के बीच तर्क हो गया। उसने उत्तेजित होकर, यदि थंगम घंटी बजा रही सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ। उन्होंने घबराई हुई आवाज में इसका विरोध किया। थंगम मंदिर के पुजारी की बेटी है और उसको घंटी छूने की अनुमति है। तो उसने गुस्से में उत्तर दिया कि थंगम हर रोज दोपहर में लुका छुपी का खेल खेलने आती है और किसी से भी अलग ढंग से व्यवहार नहीं करती। इसके अतिरिक्त उसे भड़काने के लिए उसने जानबूझकर कहा कि हम भगवान की नजरों में समान हैं। उसे पूरा विश्वास नहीं था कि उन्होंने इस उक्ति को सुना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही झिझकर मुख फेर लिया था। परंतु दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने कहते हुए पाया कि गलत अंग्रेजी स्कूल में जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सुन लिया था। तो उसे विश्वास था कि उन्होंने बात को गंभीरता से नहीं लिया है। बड़े व्यक्तियों के साथ यही समस्या है। वे सदैव मानकर चलते हैं कि उनके बड़े होने पर जब वे उसे बताएंगे तो हर बात समझ में आ जाएगी। वह उनकी बुद्धिमत्ता और सत्ता को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर लेते हैं और उनके विरुद्ध जाने की बात सपने में नहीं सोचेंगे। अच्छा, इस बार वह उन्हें दिखा देगी। घर पर पुनः उनको बात संभालने की तकलीफ देह स्थिति से गुजरना पड़ा। उनकी दादी ने उनके बालों को एक जार भरकर तेल डाला और प्रत्येक चमकती लट को सीधा होने तक अलग अलग किया और इसे जोर से खींचकर उनके सर के ऊपर बांध दिया। तो शुक्रगुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा। अब वे यह क्यों नहीं समझती कि उनकी रक्षा के लिए किसी के साथ जाने से वह कितना उपहासजनक महसूस करती है। उसने अपनी माता को बार बार याद दिलाया कि जब वे कस्बे में रहती हैं तो वह रोज स्कूल अकेली जाती थी। उसने देखा कि कृष्ण मंदिर के बगल में बने प्रयाग में फुटबॉल का खेल पहले से प्रारंभ हो चुका है। वह खिलाड़ियों को देखकर आनंदित होती थी। विशेषतः उसकी रुचि खेल की सक्रियता में थी और कर्कश आवाज में दी गई टिप्पणी में वे अपने केलू नैयर को बहुत चिढ़ता था। वह जल्दी ही भीड़भाड़ वाले मंदिर पर आई और उसने पहले वह अपने निर्णय पर पश्चाताप करने या वापस जाए, उसने तेजी से स्त्रियों के झुंड को पार किया और फिसलन बड़ी सीढ़ियों पर लड़खड़ा रही थी और वही छोटी सी घंटी को देखकर वह उत्साह से भर उठी और केलू नैयर की क्रोध भरी धमकियों की पहचान सकती थी। परंतु वह वहां गई और घंटी की एक आवाज करती टन टन में बजाया और केलू नैयर को यह महसूस करने से पहले कि क्या हो रहा है, वह सीढ़ियों से नीचे आ गई। जब केलू नैयर ने उसे खींचकर मंदिर से बाहर किया तो धीरे धीरे क्रोधित चेहरों और मंद होती फुसफुसाहट का सुना और यह अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी। उनका मौन उनकी आवाज से ज्यादा अर्थपूर्ण था। ठीक इसी तरह से रात्रि भोज पर उनके प्रिय पापडम की अनुपस्थिति थी। तो यहाँ पर हम देखें सांस्कृतिक विकासवाद क्या होता है। यह संस्कृति का एक सिद्धांत है जो यह तर्क देता है कि प्राकृतिक स्पेसीज की तरह संस्कृति का विकास भी विभिन्नता और प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। ईस्टेट व्यवस्था सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने की व्यवस्था थी। कुलीनता, पुरोहित वर्ग, तृतीय स्टेट, तीन तरह के स्टेट, अंतिम स्टेट मुख्यतः व्यावसायिक और मध्यम वर्ग के लोगों की थी। प्रत्येक स्टेट अपने प्रतिनिधि का स्वयं चयन करती है और किसानों और मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वृद्ध परंपरा की बात करें, इसमें
सांस्कृतिक विशिष्टता और परंपराएं शामिल हैं जो लिखित हैं और समाज के शिक्षित और सीखे हुए अभिजात वर्ग के द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत हैं। लघु परंपरा की बात करें, इसमें संस्कृतियों की मौखिक विशेषता और परंपराएं शामिल है जो मौखिक हैं और ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत हैं। स्वयं की छवि की बात करें, दूसरों की निगाहों में आपकी छवि। सामाजिक भूमिकाएं, यह किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। सामाजिकरण की बात करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। उप संस्कृतियों की बात करें, वह बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों के ऐसे समूह का निर्धारण करना है जो प्रतीकों, मूल्यों और आस्थाओं को बड़ी संस्कृतियों में अक्सर उधार लेता है और प्राय इन्हीं विस्तृत और अतिरंजित या विपरीत कर देता है ताकि अपने आप को अलग दर्शा सके।